नमस्कार मित्रों, बहुत से बदलाव आ रहे हैं ज़िंदगी में और उन बदलावों के साथ साथ गवाही देना बहुत ज़रूरी होता है। साहित्य के क्षेत्र में और भाषा के क्षेत्र में जो बदलाव आते हैं, अगर उनकी गवाही हम नहीं देंगे तो कौन देगा। बहुत सारे शब्द हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। और ये मानकर चलिए कि अगर आप मेरे एज ग्रुप में हैं या 40 से ऊपर के भी हैं, आपके लिए बड़ा संकट एक खड़ा होने वाला है कि जब आप पुरानी चीज़ों को याद करेंगे और अपनी जो पीढ़ी अगली आपकी है, नेक्स्ट जनरेशन, वो अगली पीढ़ी आपको कहेगी कि आप क्या है, किस तरह की बातें कर रहे हैं, उखड़ी उखड़ी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है। वो इसलिए कहेंगे कि जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की ज़िंदगी से, सामान्य व्यक्ति के शब्दकोश से खारिज हो चुके होंगे जब तक हमारी ये बातचीत तक का सिलसिला जो है वो ज़िंदा रहता है। यानी आप ये मानकर चलिए कि एक दशक, आने वाला जो दशक है, तब तक लगभग 2500 शब्दों की सूची है जो शब्द बिल्कुल गायब हो चुके होंगे और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगली पीढ़ी को उन शब्दों के अर्थ बताना, या अगर आप कहीं उनको दोहरा बैठे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि आप सामान्य नहीं हैं, आप कहीं ना कहीं अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खो रहे हैं या आपकी स्मरण शक्ति का विलोप हो रहा है। ये आरोप भी आप पर लग सकता है। इसलिए मित्रों, इन जाते हुए शब्दों से प्यार रखिए और इनको समझा दीजिए अगली पीढ़ी तक कि ये शब्द थे भाई, जिंदा शब्द थे। ये ठीक है कि अब ये समय की कसौटी, समय की गति के साथ नहीं चल पाए शब्द और उसके बाद धीरे धीरे ये विलुप्त होते गए, ये हाशिए पे सरकते गए। मुझे याद आती है जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही थी कि कई बार हम लोग रेल में बैठे होते हैं, जब दरख्त सामने से गुज़रते हैं तेज़ी के साथ, दरख्त जो है वो जैसे लगता है दरख्त भाग रहे हैं, समय भाग रहा है, भवन भाग रहे हैं, बिल्डिंग्स भाग रही हैं, हम वहीं बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं। तब लगता है कि समय तो तेज़ी के साथ बदल रहा है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और ये बात वस्तु स्थिति है मित्रों कि जब हम बात करते हैं कि शब्द, अब मैं कुछ एक शब्दों का आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू में, संवाद में कुछ एक शब्दों का जिक्र करना चाहूँगा, चर्चा करना चाहूँगा। कैरोसिन वाला लैंप जो है कैरोसिन वाला, वो एक ऐसा है जिसकी रोशनी में मेरी पीढ़ी के लोग और मेरे थोड़े से पीछे दर्जे के लोगों ने भी उन्हीं कैरोसिन वाले लैंप्स के नीचे उनकी रोशनी में बैठकर अपनी किताबें पढ़ी हैं, लिखा भी है, किताबें पढ़ी भी हैं। कैरोसिन वाला स्टोव, अब आप बच्चों को बताएंगे कि स्टोव में हम लोग ऐसे वो गैस भरते थे, हवा भरते थे उसको जलाने के लिए, तो बच्चे आप पर हंसेंगे कि क्या बात करते हैं आप। अब कैरोसिन स्टोव की बात, ये कैरोसिन स्टोव क्या होता है, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें म्यूज़ियम में, अपने संग्रहालय में, अपने निजी संग्रहालय में रखनी पड़ जाएं ताकि आने वाली नस्लों को आप बता सकें भाई हमारा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा, ये चीज़ें थीं। और विकास ज्यों ज्यों होता गया, नई चीज़ें इनको धकेलती गई, लेकिन चीज़ें थीं। हम जो कह रहे हैं ये मानसिक संतुलन खोने की निशानी नहीं है, बल्कि ये वस्तुस्थिति है। और इस तरह से मित्रों, आपको याद होगा एक घड़ी होती थी जिस पे चाबी भरनी पड़ती थी, क्लॉक लगे होते थे दीवारों पर, और बड़े बड़े महलों या हवेलियों में, अपने याद हो आपको साहब बीबी गुलाम में, एक गुलाम जो है वो सिर्फ यही काम करता है, कुछ चाबियां भर रहा है ताकि घड़ी की सुइयां चलती रहें, और हर क्लॉक में चाबी भरनी पड़ती है। ये उस वक्त का नियम था। उस वक्त बैटरी सैलून में नहीं पड़ते थे, ना ही उनका इलेक्ट्रिक कनेक्शन था, बिजली से कोई संपर्क था। सिर्फ चाबी पूरी की पूरी है। और वो पुराना जो गीत है ना कि जितनी चाबी भरी राम ने, बस उतना चले खिलौना। तो ये उस चाबी को याद करिए कि वो चाबी जो थी, जब तक वो आगे पूरा का पूरा एक सर्कल जो है उसको कस देती थी, चाबी भर देती थी उसमें गति को, शक्ति को, ताकि उसकी गति और शक्ति से ये घड़ी जो है अपना लगातार चलती रहे और समय के बारे में हमें ज्ञान देती रहे। लेकिन वो अब दीवार घड़ी गायब हो चुकी है। उसके बाद जेब वाली घड़ी, महात्मा गांधी की एक विशेष पहचान थी। सिर्फ महात्मा गांधी की नहीं बल्कि जिन्ना की भी, और कुछ एक अन्य शख्सियतें जो एक ऐनक से बात करती थी। एक ही चश्मा एक ही आँख पे लगाया जाता था, दूसरी आँख का चश्मा होता ही नहीं था। और उसकी जो एक आँख वाला चश्मा है, उसकी धागे से बंधी हुई एक
क्लिप जो है कहीं ना कहीं आपके गर्म कोट में लगी होती थी कि जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको लगा लें और जब भी ज़रूरत ना पड़े उसको आप निकाल के भी रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मित्रों धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो गई। जेब वाली घड़ी महात्मा गांधी की निशानी थी। गांधी बाबा हमेशा उसको यहाँ लटकाए रहते थे और थोड़ी देर के बाद उस पर समय देख लेते थे। और जब भी किसी अतिथि को उन्होंने विदा करना होता था, लंबी बातचीत हो रही है और उससे लंबी बातचीत में उनको लगता था कि मेरी प्रार्थना का समय समाप्त हो रहा है, तो उस वक्त वो यही करते थे कि घड़ी निकाल कर उसके सामने देखना शुरू करते थे ताकि ये समझ जाए कि समय जो है मुझे 10 मिनट का मिला था और मैं समय ज़्यादा ले रहा हूँ। और वो संकेत मात्र काफ़ी होता था उस अतिथि के लिए कि आप यहाँ से विदा होइए, बापू ने अगले और प्रार्थना सभा में जाना है या अगले और कार्यक्रम है या और मिलने वाले बैठे हैं, सबको समय दिया हुआ है। और इस प्रकार से मित्रों ये तो चलिए चीज़ें काफ़ी देर से प्रयोग में नहीं आ रही। अब ये अंतर्देशीय पत्र, इनलैंड लेटर्स, ऐसा लेटर जिसमें सीक्रेसी भी आपकी मेंटेन होती है और आप बड़े प्यार से किसी को लंबा ख़त लिखना हो तो आप उसके हर पेज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें 3 पेज तो आपके लिए होते ही हैं और यदि फिर भी कोई संदेश रह जाए तो आप बीच में कहीं ना कहीं पुनश्च PS पोस्ट स्क्रिप्ट करके आप फिर उसके बाद अपनी इबारत उसमें भी दर्ज कर लेते हैं। ये सारी की सारी संभावना एक छोटे से अंतर्देशीय पत्र में आपको मिल जाती थी। और पत्र पूरा लिखने के बाद आप उसको पानी से, या पुराने बुजुर्ग तो थूक लगा कर भी उसको बंद करते थे। अब जो सभ्य थे, ज़्यादा सभ्य जब अपने आप को समझते थे तो वो पानी लगा कर उसको बंद करते थे। और इसके बाद मित्रों बहुत सारी चीज़ें अब 1800 सबसे जो अजीब बात लगती है वो 1895 में पहली बार एक लुमियर बंधुओं ने एक कैमरा तैयार किया था, क्लिक करने वाला कैमरा, स्माइल प्लीज़ करने वाला कैमरा, कि आप पहले मुस्कुराएं, बाद में वो क्लिक दबेगा और आपकी फ़ोटो आ जाएगी। और उसके बाद फ़ोटो लेने वाले जो हैं वो अपना काले वस्त्रों के बीच से वो देखते थे और उसके बाद सारा फ़ोटो क्लिक किया जाता था। वो पहले करते थे कि रेडी 1 2 3 बोल के उसके बाद क्लिक करते थे और स्माइल प्लीज़ कहना नहीं भूलते थे। ये सारी की सारी चीज़ें वो कैमरे, वो लुमियर बंधुओं द्वारा ईजाद किया गया कैमरा बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। आपका फ़ोन सब कुछ कर देता है, आपके हाथ में जो मोबाइल है इसमें दुनिया पूरी की पूरी कैद है। और इसी प्रकार से आप देखते जाइए आगे, थोड़ा सा और जाइए। सबसे ज़्यादा जो अजीब बात लगती है वो है टाइपराइटर की। अब टाइपराइटर, वैसे तो ये 1595 ईस्वी में ठप्पे लगाने वाली चीज़ें तो बन गई थी कि आप शब्दों का ठप्पा लगाइए और उसके बाद आगे अगला शब्द ठप्पे बनाते जाइए, लगाते जाइए, ये चीज़ें तो थी। लेकिन विधिवत रूप से टाइपराइटर का ईजाद होना ये एक बहुत बड़ी बात थी। और मित्रों आपको याद होगा कि उस वक्त एक समय था जब ये रेमिंगटन का जो टाइपराइटर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता था। और रेमिंगटन का टाइपराइटर जिस घर में है वो बड़ा एक संभ्रांत पढ़ा लिखा घर माना जाता था। और कई लोग ऐसे भी थे जो घर में टाइपराइटर रख लेते थे ताकि वो लगे कि वो पढ़े लिखे हैं। और बाद में वो पोर्टेबल टाइपराइटर भी आ गए कि आप एक हैंड बैग की तरह से उनको जहाँ मर्ज़ी ले जाइए। अब जैसे आप लैपटॉप को ले जाते हैं तो उस वक्त पोर्टेबल टाइपराइटर जहाँ जाकर आप उस टाइपराइटर को खोलिए, उसका ढक्कन खोलिए और उसके बाद फूंक फाक मार के उसको साफ़ कीजिए और उसके बाद आप टाइप करना शुरू कर दीजिए। लेकिन उसमें संकट ये था कि उसकी जो दूसरी प्रति निकलनी होती थी वो नहीं निकल पाती थी। इस संकट ने बाद में और ज़्यादा ईजाद और ज़्यादा नए नए आविष्कार करने की रूपरेखा बनाई। और ये चीज़ें मित्रों चलती गई, बदलाव चलते गए। सबसे ज़्यादा बदलाव जो आया वो कलम के मामले में आया। कलमकार शब्द आपके जहन से निकलता ही नहीं। और उस वक्त आप ये कहते थे कि कलम से क्रांति जो है वो पेन से, कलम से क्रांति वो लाई जा सकती है। तो ये कलम से क्रांति लाने वाली बातें, कलम के माध्यम से बहुत कुछ करने वाली बातें, कलम पर पाबंदी लगाने वाली बातें, कलम पर सेंसर लगाने वाली बातें, सारी कलम जो है ये बहुत लंबे अरसे तक चलती रही है। और मित्रों आपको बता दूं, अगली पीढ़ी को ये बता दीजिएगा कि एक वक्त था कि उर्दू अखबार या कुछ हिंदी के अखबार भी, उनमें कलम के द्वारा ही जो किताबत करने वाले होते थे, कातिब बोलते थे उनको, वो कातिब लोग हाथ से लिखा करते थे
और उसके बाद उसका फिर ऑफसेट पे उसका नेगेटिव बनता था और नेगेटिव के बाद ऑफसेट पे प्रिंटिंग होती थी। तो ये वक्त भी हमारे न्यूज़ मीडिया ने भी देखा है, प्रिंट मीडिया ने देखा है। और मीडिया की बात क्या करें, इवन पुस्तकें जो हैं बहुत सारी किताबत के बाद ही छपती रही हैं। ये सिलसिला काफ़ी लंबे अरसे तक चला और इसको बदलने में काफ़ी वक्त लग गया। उसके बाद मित्रों पेंसिल, अब पेंसिल नाम की चीज़ आपके ना पेंसिल रही, ना पेंसिल को जो उसको इरेज़र ना रबड़ रहे, ना ही पेंसिल को बारीक करने वाले वो जो छोटे छोटे जो होते थे पेंसिल को इरेज़ करने वाले, पेंसिल को घड़ने वाले जिसे आप कहते हैं, उसकी नोक बनाने वाले, वो चीज़ें सारी की सारी एकदम से समय की आंधी ने हाशिए पे सरका दी। और ये सिलसिला मतलब बहुत लंबा चला मित्रों। तख्तियाँ बहुत बड़ी बात थी और तख्तियों के साथ साथ जो सबसे जो उसमें जुड़ गई बातें वो तख्ती के साथ जो मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी से लेप करने वाली बातें थी वो भी जुड़ गई थी। और सबसे बड़ी बात जो स्याही वाला पेन है। अब कोई बच्चा, आप बच्चे को बताएंगे कि निब भी होता था तो निब जो है बड़ा अजीब लगेगा उसको कि निब क्या होता है। और आपको निब की एक पूरी की पूरी आजकल तो एक म्यूज़ियम में रखने के लायक अलग अलग निबों, पुराने प्रचलित निबों की एक पूरी की पूरी एक चार्ट आपको मिल जाता है जिसे आप अपने घर में फ्रेम करा के भी रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब सिर्फ ये नहीं कि वस्तुएं गायब हुई, वस्तुओं के साथ ये शब्द भी गायब हो गए। असली संकट शब्दों का है कि ये शब्द धीरे धीरे विलुप्त कैसे होते जा रहे हैं। और लगभग 2000 से लेकर 2500 तक शब्द, क्योंकि 2250 के लगभग मैंने गिने और बहुत सारे शब्द अभी और हैं जो बिल्कुल ही धीरे 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 हाशिए पे सरकते जा रहे हैं। और इनकी जो यादें हैं इनको बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस तरह से आप ये मान के चलिए, हम जब कहते हैं कि भाषा बहता नीर है, तो भाषा को जब बहता नीर की संज्ञा हम देते हैं तो उस वक्त हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहता नीर भी है, लेकिन ये नीर जो है कई बार अपने किनारे बदल लेता है, कई बार अपनी धाराएं बदल लेता है। और जब धाराएं बदलती हैं तो मित्रों शब्द भी बदल जाते हैं। आप किसी बच्चे को आप कहिए कि 36 का आंकड़ा समझाइए तो 36 उसको वो फॉलो नहीं कर पाएगा। उसको 30 से वो पूछेगा आपसे 36 मीन्स, 36 का अर्थ क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा 36। कितना दुराव भाषा के क्षेत्र में, कितना बदलाव आ गया है। और ये बदलाव मित्रों सिर्फ भाषा के क्षेत्र में, सिर्फ लिखने पढ़ने में नहीं आया, ये उपन्यासों में, कहानियों में, सब जगह आपको बदलाव दिखाई देते हैं। इस भाषा का, तकनीक का प्रयोग जो है वो होना जो है बिल्कुल शुरू हो गया है। और मैं जाते जाते भाषा और शब्द के बारे में अपनी एक कविता के कुछ अंश आपके सामने ज़रूर मैं जिक्र कर देना चाहूँगा कि शब्द जिनका आसरा लेकर सदा ही बेतुके से अर्थ तुम देते रहे हो ज़िंदगी को। कि शब्द जिनका आसरा लेकर सदा ही बेतुके से अर्थ तुम देते रहे हो ज़िंदगी को। कि शब्द, हाँ वे शब्द अब बीमार हैं और अर्थ, नंगे अर्थ ही इस ज़िंदगी के यार हैं। करे भागो मेरे मन, अब जहाँ तक हो सके भागो, वगरना जहर शब्दों का डसेगा धड़कने मन की। और फिर तुम लाख द्वारे खटखटाना शब्द के जाकर, न कोई द्वार गीली आँख का फिर दर्द बांटेगा। और मिलेगी मुस्कुराहट भी सिर्फ बस कफन सब बर्फ़ का पहने। और मुझे मालूम है कि तान कर बंदूक उल्टी तुम सलीके से किसी संबंध को भी भूल सकते हो। तो मित्रों ये शब्दों की दुनिया बड़ी अनूठी है। इसमें प्रतीकों के माध्यम से, बदलावों के माध्यम से हम लोग गवाही देने पर विवश हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।